बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, सियासी गर्मा गर्मी बड़ी बढ़ गई है। दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं और स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 35 अरकान यानी एमएनएस के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं और फिर डी नोटिफाई भी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इन पे ज़िमनी इलेक्शन होंगे और पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी नहीं लेगी। ऐलान तो यही किया गया है कि जनाब हिस्सा नहीं लिया जाएगा। अगर हिस्सा नहीं लिया जाएगा तो क्यों नहीं लिया जाएगा, वही वजूहात हैं जो बयान की जा रही हैं। ये इसके पसे पर्दा भी कुछ मामलात हैं जिनकी वजह से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जा रहा। और फिर ये कौन लोग हैं? सारे हैं तो खड़पैंच, बड़े लीडर हैं 35 जिनके इस्तीफे मंजूर हुए। लेकिन इनके इस्तीफे मंजूर करने की वजह क्या है? जबकि इससे पहले जो स्पीकर साहब हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो फरमा रहे थे कि जनाब अभी वो आएंगे, तस्दीक करेंगे, फिर इस्तीफे मंजूर होंगे। तो फिर इन लोगों के इस्तीफे कैसे मंजूर हो गए? कोई वजूहात दी होंगी ना उन्होंने इस्तीफे मंजूर करते वक्त। वो वजूहात क्या हैं जो छुपी हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर पंजाब में जनाब हुकूमत की तरफ से भी या सॉरी अपोजिशन की तरफ से भी, हमजा शहबाज की तरफ से भी 2 नाम निगरान वज़ीर आला के सामने आ गए हैं। अहा चीमा साहब और मोहसिन नकवी साहब के नाम जो हैं ये सामने आए हैं। इसका मतलब इत्तेफाक नहीं हो सका वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान। तो ये कुर्रा किसके नाम निकलेगा? इलेक्शन कमीशन तक मामला जाएगा, कुर्रा किसके नाम निकलेगा? इस बारे में भी मैं पेशगोई करूँगा। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है नैब आर्डिनेंस में, जो तरमीम के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त है तरमीम के ख़िलाफ़, तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल और मिस्टर जस्टिस एजाज़त एहसन साहब जो हैं, उन्होंने जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो कबूलियत जो है पीटीआई की पार्लियामेंट में ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि वो वहाँ जाएँ। और फिर उनके जवाब में मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा है, वो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी एक दबंग जज की ऑब्जर्वेशंस या रिमार्क्स हैं। अदलिया पर थोड़ा बहुत एतबार जो है वो जिन जजों की वजह से है, उनमें मैं मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को भी शामिल करता हूँ। बहरहाल वहाँ जो तरमीम हुई हैं नैब आर्डिनेंस में, वहाँ जनाब चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मैंने खबरें पढ़ी हैं कि पीटीआई वापस आ रही है, सुना है कौमी असम्बली में, तो फिर क्या आप उनके साथ बैठ जाएंगे? वकील से कह रहे हैं, जो हुकूमत के वकील हैं मखदूम अली खान साहब, कि आप हुकूमत से हदायत लेके आए कि आपका इस मामले से क्या ताल्लुक? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके सामने एक मामला है कि जनाब ये जो तरमीम है ये आइन के से मुतसादिम हैं या जो भी उनमें सुकम है, उनकी निशानदेही की जा रही है इमरान खान की तरफ से। और दूसरी पार्टी जो है हुकूमत हुकूमत के जो वकील हैं, वो दलाइल दे रहे हैं कि नहीं जनाब ये पार्लियामेंट का इख्तियार था। भी अब देख लें, जो आइन कहता है उसके मुताबिक उसका फैसला कर दें। आपने फिर एक दफ़ा पंचायत लगा ली और ये कोशिश ये की जा रही है, जो रिमार्क्स हैं एजाज़त एहसन साहब के और उमर अता बंदयाल साहब के, उनसे साफ लग रहा है कि जनाब पीटीए वाले जो आ रहे हैं उनके साथ आप ज़रा मशावरत करके, और एजाज़त एहसन साहब तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। वो कहते हैं जनाब अक्सरियत राय की बजाय कानून साजी नहीं होनी चाहिए, जबकि आइन में ये लिखा हुआ है। यानी जैसे 63A वाला आइन इन्होंने रीराइट किया है, इसी तरह यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह ये उस वक्त भी कोशिश करते रहे कि जनाब सेनेट का जब इलेक्शन हो रहा था कि जनाब जो वोटिंग है, वोटिंग का अमल है, वो खुफिया ना रहे। लेकिन आइन में लिखा हुआ कि जनाब खुफिया वोटिंग होगी। 2 ओहदों के अलावा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के सिवा जितने भी इलेक्शन होंगे सारे खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होंगे। तो वो जनाब उन्होंने उसमें भी काफ़ी, अब भी वो कह रहे हैं कि जनाब ये अक्सरियत राय की बजाय इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए तरमीम। सुभान अल्लाह। एक और बात जो तकलीफ देह है वो ये कि आइन की जो तशरीह है अदलिया अपनी मर्ज़ी से ही करती है। अब एजाज़ुल एहसन साहब फरमा रहे हैं ये जो तरमीम की गई हैं इनमें ये लिखा हुआ है कि जनाब इनका इतलाक़ जो है वो 1985 से होगा, जब से ये कानून बना हुआ है तब से होगा।
تو وہ آئین میں ایک آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قانون کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز واپس لے لیں کہ اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا تو 90% کیس تو حل ہو گیا۔ وہ انہوں نے تاثر دینے کی یہ کوشش کی، جو ریمارکس یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہے۔ بھائی میرے، اب آپ کو یہ یاد آ گیا کہ مؤثر میں ماضی نہیں ہو سکتا کوئی قانون۔ یہ قانون بنا تھا مشرف کے دور میں 1999 میں، نیب آرڈیننس، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا اطلاق 1985 سے ہوگا۔ اب تک اس قانون کے تحت جتنے بھی مقدمے بنے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ 1999 سے پرانے مقدمات ہیں۔ تو اس کا اطلاق، اور کان پکڑ کے کبھی کسی کو جیل میں ڈال دیا، کبھی کسی کو پکڑ کے ڈال دیا، کسی بیٹی کو باپ کے سامنے جیل میں گرفتار کر کے لے گئے، کسی کے ساتھ 3 سال جو ہے ان کی رہائی نہیں ہوئی، احد چیمہ 3 سال جیل میں رہا ہے بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی بات کے، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا یہ کہ جناب اس کے یہ 1999 والا بننے والا جو قانون ہے اس کا اطلاق 1985 سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ترامیم کا اطلاق ماضی سے کیسے؟ اسی طرح بھائی صاحب اطلاق ہو سکتا ہے جس طرح 1999 میں بننے والے قانون کا 85 سے ہو سکتا ہے، 1985 سے، اسی طرح ترامیم کا بھی 1985 سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہاں چیف جسٹس پاکستان فرما رہے ہیں کہ عدالت دوسرے اداروں کا کام کرنے کے بجائے انہیں فعال کرنا چاہتی ہے، ایکٹیو۔ آئین پر عمل درآمد کے لیے عدالت ہر ادارے پر نظر رکھ سکتی ہے، یعنی عدالت رکھ سکتی ہے، عدالت میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ عدالت نے ہمیشہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا اور آئندہ بھی کرے گی۔ آج ملاقات بھی ہوئی نا آج چیف الیکشن کمیشن کی، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پاکستان کی، اور پھر اس کے جواب میں ایک موقع پہ آبزرویشن دیتے ہیں مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جناب عدلیہ پر بھی نظر رکھنی ہوگی، یہ نہیں کہ جناب ملزموں کے خلاف 85 سے اطلاق ہو سکتا ہے اور ترمیم جو ہے وہ 85 سے نہیں ہو سکتی۔ وقت سپریم کورٹ ایسے شخص کا کیس کیوں سن رہی ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے؟ وہ پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کے استعفے منظور نہیں ہوئے، وہاں پارلیمنٹ میں یہ قانون پیش ہوئے، وہاں آپ جاتے، جا کے بحث کرتے، اور پھر مسٹر جسٹس منصور علی شاہ مزید کہتے ہیں کہ عمران خان پارلیمنٹ کی بحث کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کے فیصلوں کو مانتے ہیں، نہ بحث کا حصہ بنتے ہیں جہاں کے وجہ سے میں نے عرض کی ہے، اور نہ ہی پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے اس کو مان رہے ہیں۔ عدالت کیوں اس شخص کے کیس کا فیصلہ کرے جو خود پارلیمنٹ کا حصہ بننا نہیں چاہتا؟ یہ بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں ایک شخص کے فیصلوں کی وجہ سے پورا نظام منجمد ہو رہا ہے۔ یہ آبزرویشن ہے، اور بالکل یہ صحیح ایک آبزرویشن ہے فاضل جج کی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ایک بندے نے پورے نظام کو چوک کر دیا ہوا ہے، جو دل کرتا ہے کہتا ہے، جو دل کرتا ہے کسی پہ الزام لگاتا ہے، جو اپنی مرضی کا فیصلہ آ جائے تو عدلیہ واہ واہ، ورنہ عدلیہ مقررہ پارلیمنٹ کو تو ویسے ہی وہ تو آپ کو پتہ کیا کہہ رہا ہے، حکومت، انتظامیہ، فوج، جو بندہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور ہر سسٹم میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یہ آدمی۔ اور یہ جناب جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو قبولیت دیں ایک طرح سے، یہی میں تو سمجھ رہا ہوں اس سے۔ تو بہرحال یہ چہرے ایک اچھا ہوا ہے کہ بہت سارے چہرے جو ہیں نا یہ نقاب 2018 کے بعد نا، بلکہ 2018 کے جب پاناما کیس میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا اس وقت سے اب تک بہت سارے چہرے، فوج کے بھی، عدلیہ کے بھی، سیاستدانوں کے بھی، سارے نقاب اتر گئے ہوئے ہیں۔ یہ بہرحال سپریم کورٹ میں جو ہوا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ 1999 میں بننے والے قانون کا اطلاق 85 سے ہو سکتا ہے، ترمیم کا نہیں۔ اور اکثریت رائے، آئین یہ کہتا ہے کہ اکثریت رائے سے قانون سازی ہوگی، یہ کہتے نہیں، وہمی افہام و تفہیم کے ساتھ متفقہ طور پہ قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نیا آئین آپ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال اب دوسری بات، جو کون ہوگا پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ، وہ جو نام پرویز الہی صاحب نے دیے ہوئے ہیں ان میں ناصر کھوسہ صاحب تو ویسے ہی ہاتھ کھڑے کر کے جناب میں نہیں بننا، پیچھے رہ گئے 2، وہ میں نے احمد نواز خیرہ صاحب اس وقت
सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न है, और जो उनके नसीर अहमद खान साहब जो समधी हैं परवेज़ इलाही साहब के, उनका नाम, उनके बारे में पता चला है कि जनाब उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, अहमद नवाज सखेरा और नसीर अहमद खान। मेरे ख्याल में ये दोनों सिख आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल हैं वज़ारत आला के लिए। वो फवाद चौधरी साहब से भी सवाल पूछा लोगों ने आज, उन्होंने कहा जनाब नहीं, जो वज़ीर आला होता है नगरान, उसके लिए कोई शराइत वगैरह नहीं है। और इन्होंने भी, जो हमज़ा साहब हैं, उन्होंने भी आहद चीमा साहब का नाम दे दिया। आहद चीमा साहब के साथ हुई थी, बहुत बुरी थी। 2018 में उन्हें आशियाना केस, LDACT केस, असासे आमदनी से ज़्यादा, इन केसों में 3 साल जेल में रखा। कहीं 2021 में जाके उनकी ज़मानत हुई थी इनकी आहद चीमा साहब की, और फिर इन्होंने पिछले साल मेरा ख्याल अप्रैल या मई में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इन्हें भी मुलाजमत छोड़े अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। आइन के आर्टिकल 63K के तहत कोई शख्स रुकने असम्बली नहीं बन सकता उस वक्त तक जब तक कि उसे मुलाजमत छोड़े 2 साल ना हो गए हों। ये है। अब ये कहते वहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ जनाब कि वज़ीर आला, जो निगरान वज़ीर आला होगा, उस पर 62, 63 नहीं लगती, ये कहते हैं। लेकिन उसकी मंशा आइन की समझने की ज़रूरत है, उसकी रूह समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं, कल जैसा कि मैंने जिक्र किया था, फिर तो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ भी बन सकते हैं निगरान। एक वज़ीर आज़म बन जाए, एक निगरान वज़ीर आला बन जाए, अगर 62, 63 का इतलाक़ ही नहीं होता। और फिर क्या अगर वहाँ नहीं लिखा हुआ तो क्या आप मुद्दी को ला के यहाँ बना सकते हैं निगरान वज़ीर आला, या कोई इंडियन हो उसको कहें जनाब यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ, वहाँ तो ये भी नहीं लिखो कि पाकिस्तान का शहरी हो, तो वहाँ तो ये लिखा होगा एक निगरान वज़ीर आला होगा या एक निगरान वज़ीर आज़म होगा। ये तो लिखा ही नहीं हुआ वहाँ पे कि जनाब पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए उसे, कहीं से भी पकड़ के ला के आप उठा दें जनाब ये हम निगरान, ये नहीं होता। या एक फातरुल अकल मजहूल किसी को आप कह दें जनाब ये, क्योंकि वहाँ तो लिखा ही नहीं हो कि पागल जो है वो वज़ीर आला नहीं बन सकता, ये भी नहीं लिखा हुआ। एक बच्चे को 7-8 साल के, 10-12-14 साल के बच्चे को आप कहें जनाब ये वज़ीर आला होगा, क्योंकि वहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ कि उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ये तो नहीं लिखा हुआ उसमें निगरान में। भाई आइन की जो मंशा है वो देखनी है कि जनाब वो जो MP MNAs की अहलियत की शराइत हैं वही निगरान वज़ीर आला की शराइत, अहलियत की शराइत है। बहरहाल अब ये मामला जाएगा, कमेटी में भी हल नहीं होना, ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। और जो मैंने निकात उठाए हैं तीनों के बारे में, आहद चीमा, नसीर अहमद खान और अहमद नवाज सखेरा साहब, तो यही निकात वो गौर करेगा इलेक्शन कमीशन। और फिर ये कुर्रा निकलेगा मोहसिन नकवी साहब के नाम, क्योंकि इनमें सब में एक ही बंदा अहल है, अहलियत की शराइत में एक बंदा ही पूरा उतरता है, उसका नाम मोहसिन नकवी है। तो मोहसिन नकवी ही मैं पेशगोई कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी ही निगरान वज़ीर आला पंजाब होंगे। और अब जनाब जो इनके साथ जो इनकी मंजी ठोकी है उन्होंने परवेज़ अशरफ साहब ने, ये आपको याद होगा कि मैंने एक वीला किया था 15 जनवरी को, और उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो PDM की ने जवाबी जो सरप्राइज़ है वो तैयार कर लिया, इमरान खान को जवाबी सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो मैंने जिक्र ये भी किया था वहाँ के 29 दिसंबर को जो 8 बंदे मिले हैं जाके उनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, किया जा सकता है। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरा ख्याल था, जो मेरी इतला थी कि 10-12 बंदे सरदस्त ये उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने तो कर दिया जनाब 35 बंदों के। और वो बंदे भी जो हैं खड़पैंच बड़े ओहदेदार जो इनके, वो उनमें जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, मुराद सईद, असद उमर, शेख रशीद, और शेख रशीद का भांजा राशिद शफीक, उमर अयूब, कासम सूरी, शहरयार अफरीदी, अली मीन गंडापुर, ज़रताज गुल, अताउल्ला, कमल शोज़ब, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, अली जैदी, ये सारे 35 के करीब लोग जो हैं ये सारे। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं कि जनाब आपने तो हमें कहा था कि हम आप एक एक बंदा आए और इस्तीफ़े दे, तस्दीक करे तो फिर करूँगा, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब, ये जब खबर आई है इससे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले
मीडिया से बात कर रहे थे और कह रहे जनाब हमारे बंदे जाएंगे, परवेज खटक साहब जाएंगे, एक कमेटी बना दी है, वो मिलेंगे स्पीकर से और कहेंगे उन्हें जनाब पार्लियामानी लीडर जो है वो हमारी मर्जी का होना चाहिए, जो पीटीए का यानी वो मलक वो जो रियाज वगैरह, राजा रियाज वगैरह को उनकी जगह हमारे बंदे लें, और जो कमेटी है क्योंकि अपोजिशन लीडर भी हमारा लें, और फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें भी उसका चेयरमैन भी हमारा बंदा लगाएं। भाई उन्होंने पहले परवेज खट्टर को जाने का मौका ही नहीं दिया। ये परवेज लाई साहब कह रहे थे बड़ी बढ़ के मारे, जब वो कह रहे थे जनाब कि उस नवाज शरीफ ने तलब कर लिया सनाउल्लाह को कि तुम अगर कुछ कर नहीं सकते थे, तुम लाहौर में वहाँ अम्ब लेने बैठे हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं था हम क्या कर रहे थे। तो भाई आपके जो फवाद चौधरी साहब हैं, जो आप पीटीए वाले, आपको पता है वहाँ क्या हो रहा है? आपको भी नहीं पता चला कि वहाँ क्या हो रहा था? आपको ये पता ही नहीं था कि आपके इस्तीफे जो है मंजूर होके इलेक्शन कमीशन में भी चले गए हुए, जैसे उनको नहीं पता चला ऐसे आपको नहीं पता चला। अब वो तो कहते हैं कि हम तो जनाब ये कोशिश कर रहे थे जी असम्बलियाँ तोड़े, जी असम्बलियाँ तोड़ नहीं रहे थे, हम तो फजा बना रहे थे ऐसी। वो ये कह रहे हैं कि हम एक सियासी चाल ये चल रहे थे। अब मेरी इतला के मुताबिक जो स्पीकर साहब है ना, उन्होंने जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इस बात का इजहार किया हुआ है, तस्दीक की हुई है अपने इस्तीफ़ों की। इनमें 8 बंदे तो वही हैं जो दिसंबर में जाकर 29 दिसंबर को मिले थे, बाकी वो हैं शाह महमूद कुरैशी असम्बली में कह गए थे, और बाकी लोग वो हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठ के बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि हम इस्तीफ़े दे के आगे हुए हैं। इसलिए ये सारे इस्तीफ़े जो हैं ये मंजूर है। बाकी जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए ना अभी तक, तो वो उन लोगों के बयानात शयानात इस तरह नहीं है जैसे इन लोगों के तसलसल के साथ मुसलसल हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल है जनाब ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी इन्होंने, ये जो सियासी गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। भाई वो जो 2 असम्बलियाँ टूट रही हैं, उन्होंने भी केपी वाले ने भी भेज दी ना समरी, असम्बली तहलील करने वाली महमूद खान साहब ने गवर्नर को, तो वो होने 90 दिन बाद इलेक्शन, वो होने अप्रैल में, और ये होने आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 4 के तहत 60 दिन के अंदर, यानी ये 17 मार्च से पहले पहले ये बसात लपेट देनी है उन्होंने कौमी असम्बली के जो ये सीटें खाली हुई हैं इनकी। लेकिन पीडीएम ने बड़ी एक और सहारा, वो यार शातिर लोग हैं। इमरान खान किसी और तरह का खिलाड़ी है, लेकिन वो जो बाबे हैं ना, वो जो पहले भी उनको मैं ये कह चुका हूँ कि वो बाबे सियासतदान है, उनकी गेम जो है ना वो और तरह की होती है। वो अब कह रहे हैं हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, जाओ। इससे क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि अगर पीडीएम या नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी जमातें जो भी हैं पीटीए के मुखालिफ, वो हिस्सा ही नहीं लेते इलेक्शन में। इन 35 सीटों पे इलेक्शन आ जाते हैं, 35 भी नहीं बल्कि 33 सीटों पे ये होना है। 2 तो स्पेशल सीटें हैं ना ख़वातीन की, खुसूसी सीटें, उन पे उनको फारग किया गया है। तो ये 33 सीटों पे वो इलेक्शन की फ़ज़ा ही नहीं बननी। ये अपने कैंडिडेट दे देंगे, वो चुप करके बैठे रहेंगे। एक तो इससे अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार ना आया, फिर तो ये गैर जान वो उसके बिला मुकाबला भी हो सकते हैं, खर्चा भी बच जाएगा, इलेक्शन कमीशन का खर्चा भी बच जाएगा। एक तो खर्चा बच जाएगा, दूसरा ये कि इंतखाबी माहौल नहीं बनेगा, सियासी माहौल में वो गर्मा गर्मी नहीं आएगी। और दूसरा ये कि अगर वहाँ आ जाते हैं इनके मुकाबले में कोई आज़ाद उम्मीदवार वगैरह या कोई और जमातों के जो पीडीएम में शामिल नहीं हैं, तो फिर वो उधर लगे रहेंगे अपने इलेक्शन में, और ये अपने सवाई इलेक्शन की तैयारी करते रहेंगे। वो वहाँ भुगतेंगे या यहाँ, ये भी एक चाल है। और दूसरा ये कि जब ये 35 सीटें जो है ना ये फिल हो जाएंगी, ये वापस आ जाएंगी मार्च तक, जो लोग बच गए हुए हैं इनके पीटीआई के, वो अगर जाके बैठ जाते हैं तो फिर वो ठीक है। अगर नहीं बैठते, वो ऐसे ही रहते हैं जैसे अब हैं, तो फिर एक और जो इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होगा। और ये भी मैं बता दूं, अगर ये नए इस्तीफ़े जो हैं वो 20 अप्रैल के बाद कहीं वो मंजूर होते हैं और वो सीटें खाली होती हैं, चाहे वो 100 सीट खाली हो जाए, 70 सीटें खाली हो जाए, तो फिर जैसा कि मैंने आइन के आर्टिकल का जिक्र किया है 224 सब आर्टिकल 4, उसके तहत वो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर
असम्बली की मियाद में 120 दिन से कम अरसा रहता हो तो फिर वहाँ ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता, वो सीटें खाली रहती हैं। ये सारी गेम है। और ये अब अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं, उसमें मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कितने वोट लेने पड़ेंगे उनको, यानी जितने जितने टोटल अरकान नहीं, 342 अरकान का की अक्सरियत नहीं चाहिए उन्हें सिर्फ चाहिए जितने अरकान सीटें जितनी हैं, खाली सीटें निकाल देनी है। अब अगर ये खाली सीटें निकाल दें, इनकी 35 वो और 12 पहले वाली 47, तो 305 जो हैं ये नशिस्तें जो हैं वो बचती हैं और 153 के करीब इनको वोट चाहिए होंगे एतमाद का अगर वोट लेना पड़े। और दूसरी एक बात जो है वो अब उसकी तरफ भी कभी कभी इशारे करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि जनाब 2023 में भी इलेक्शन नहीं होंगे। अगर असम्बलियाँ अपनी मदद पूरी करती हैं तो वो अक्टूबर में 12 अक्टूबर के राउंड अबाउट जो है इसी साल इलेक्शन जो है वो बनते हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब की बात पे ध्यान दिया जाए तो फिर ये है कि अगर एमरजेंसी लग जाती है मुल्क में और इन्होंने सितंबर में फारग हो जाना है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जो आज संदे कबूलियत अता फरमाने जा रहे थे पीटीआई को पार्लियामेंट में, तो फिर उसके बाद नए चीफ जस्टिस होंगे मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब। तो फिर मामलात जो हैं वो जैसे मैंने कहा कि मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब उन लोगों में शामिल है जिनकी वजह से एतमाद जो है लोगों का अदलिया पर कायम है। तो फिर इस तरह के बेंच आ जाएंगे तो फिर मामलात कुछ और तरह के होंगे। तो आइन का आर्टिकल 232 सब आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर एमरजेंसी लगी हुई है किसी भी हवाले से, एमरजेंसी की वजूहात आइन में दी हुई है, शराइत के इन शराइत की वजूहात इनकी बुनियाद पे वो एमरजेंसी जो है वो नाफज की जा सकती है। तो फिर ये 1 साल के लिए पार्लियामेंट जो है ये कौमी असम्बली की जो मुद्दत है उसमें तोसी कर सकती है। और इसमें एक शर्त है कि जो एमरजेंसी है उसका जो ऐलान हो चुका हो उसके ख़त्म होने के 6 माह से ज़्यादा अरसा तक तोसी नहीं हो सकती, टोटल 1 साल हो सकती है। ठीक है ना, ये उसमें एक प्रोविज़न आइन में मौजूद है। तो फिर इलेक्शन आगे पीछे करने की जो मैं बात करता रहता हूँ कि वो आइन में 254 जो है वो कहता है कि आइन में दी गई मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अगर कोई काम नहीं हो सकता या नहीं हो पाता तो फिर भी वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगा। बहरहाल इतनी सी बात है, ये अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, ना ही सियासी गहमा गहमी पैदा होनी है इन सीटों के खाली होने से। जो उन्होंने गेम की है सियासी बाबों ने, वीडीएम वालों ने, वो मेरे ख्याल ज़्यादा, ये तो टुक टुक लगा रहता है रोजाना टुक 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 टुक, और उन्होंने एकदम थोड़ा मारा है। वो जब भी मारते हैं थोड़ा मारते हैं। ये जो कुछ आ गए हैं ना लोग तथरा नगार कि ना बड़ा अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर फजा तो बन गई ना इलेक्शन की, वो नहीं बननी भाई। उनके मद्दे मुकाबल को होगा वो सीटें, जब इलेक्शन कैंपेन ही नहीं हो रही होगी, पीडीएम वाले खामोश अपनी मौजें कर रहे होंगे, वो सिवाई इलेक्शन लड़ रहे होंगे, तो क्या गहमा गहमी पैदा होनी है और क्या स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरनी है, कुछ भी नहीं होना। आप देख लीजिएगा, बड़ी अक्लमंदी के साथ उन्होंने हथौड़ा मारा है सही जगह पे, इंज निशाना लेके, और निशाना बड़ा टिच बजे उन्होंने। और खान साहब जो हैं उनकी जो बेचारों की टांग खराब है यार, पता नहीं कब ठीक होनी है। ये वैसे जो साइंस है ना मेडिकल साइंस, ये इन्होंने फेल कर दी है खान साहब ने। जनाब टांग जो है वो ना दिखा रहे हैं किसी को, बस एक वो प्लस्तर सा चढ़ा के आ जाते हैं और जनाब कहते हैं वो 2 हफ्ते और चाहिए, 2 हफ्ते मजीद चाहिए। बहरहाल 2 हफ्ते अब इनके पास तो है नहीं, अब वो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन। जो सीटें खाली हुई तो खान साहब कैसे कैंपेन चलाएंगे, सब पे खुद ही खड़े होंगे। और फिर वो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे किसी प्रोग्राम में कि इन 2-4 महीने वास्ते कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इन्हें पैसे लाएगा यार। सही गल है ना, एक इलेक्शन से कोई लखा बल्कि करोड़ों तक उनते गल पहुँच गई हुई है। तो बहरहाल इसमें नुकसान जो है वो पीटीआई का हुआ है, और मेरे ख्याल में जो जीत है वो हुई है पीडीएम वालों की। ये बाजार जो है ये शतरंज नहीं है,
कहते नहीं शतरंज का खेल नहीं है। शतरंज में तो यार मोहरे सामने पड़े होते हैं, पता होता है वो क्या चाल चल रहा है, किसकी तरफ उसकी आंखें, किसकी तरफ उसका हाथ बढ़ रहा है। ये ताश की गेम है, ताश की पत्ते छुपा के खेलने की गेम है। और वो मुझे जब खबर मिली थी कि ये इस्तीफे मंजूर करने वाले हैं, तो मेरा ख्याल था 10-11 उन्होंने 35 दी तख्ती लिखी थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।